सूरज क्षितिज पर मुश्किल से ही झांक रहा था। छोटे से देहाती घर को हल्के नारंगी रंग में रंग रहा था। तभी मारिया की नींद खुली। 70 साल की उम्र में भी हर सुबह वह एक ही रस्म निभाती थी। जल्दी उठना, मुर्गियों की देखभाल करना, आंगन झाड़ना और कॉफी बनाना। यह एक पुराना सिलसिला था जो दशकों से दोहराया जा रहा था, जिसने इतने नुकसान के बाद भी उसे एक अर्थ दिया। मारिया का जीवन हमेशा देखभाल के इर्द गिर्द घूमता रहा था, खासकर अपने बेटे के लिए, जो उसके संघर्ष का स्रोत, उसका गौरव और उसके अस्तित्व का कारण था। साधारण रसोई में मारिया ने उम्र के साथ कांपते हुए स्थिर हाथों से कॉफी हिलाई। हर हरकत मानो किसी कोरियोग्राफी की तरह लग रही थी जो उसे रटी हुई थी। चूल्हे पर केतली, तवे पर रोटी, हवा में फैलती ताजी कॉफी की खुशबू। 35 सालों से उसने हर एक मुद्रा को मौन भक्ति के साथ दोहराया था, और फिर भी सुबह हवा में कुछ ऐसा था जो उसके कदमों की पहचान को तोड़ रहा था। उसने पुकारा। उसकी आवाज आदत से धीमी थी, लेकिन उत्सुकता से भरी हुई। रॉबर्टो, कॉफी तैयार है। यह शब्द दालान में गूंज उठा, घर के सन्नाटे को चीरता हुआ, मानो सब कुछ सामान्य होने का वादा कर रहा हो। लेकिन उसके बेटे के जवाब की बजाय उसकी बहू वेनेसा, जो 6 महीने पहले आई थी, की ठंडी संयमित आवाज आई। आंटी मारिया, रॉबर्टो अब घर पर कॉफी नहीं पीता। हमने एक इटालियन एस्प्रेसो मशीन खरीदी है। झटका अचानक, अदृश्य लेकिन सटीक था। मारिया के सीने में एक टीस सी उठी, मानो रसोई ही अजनबी, शत्रुतापूर्ण हो गई हो। उसकी बहू, जिसने कभी उसे मां नहीं कहा था, उसके जीवन भर के त्याग को कभी स्वीकार नहीं किया था, खुद को एक दूर, सतही आंटी मारिया तक सीमित कर लिया था। परिचितता गायब हो गई थी। उसकी जगह एक उदासीन आधुनिकता ने ले ली थी, एक साधारण सा भाव जो अस्वीकृति का एहसास कराता था। दशकों से उसके द्वारा बनाई गई कॉफी अब मूल्यवान नहीं रही। मारिया एक पल के लिए निश्चल खड़ी रही, उस चमचमाती मशीन को घूरती रही जो अचानक आए बदलाव का प्रतीक थी। वह छोटी, सुंदर, चमकदार थी, लेकिन ठंडी, बेजान। उससे मुकाबला करना नामुमकिन था। उस नएपन की ठंडक से मुकाबला करना नामुमकिन था जिसे उसके बेटे ने इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया था। घर, जो कभी एक सुरक्षित आश्रय था, अब एक अजनबी परिदृश्य सा लग रहा था। हर चीज, हर कोने में समर्पण और प्रेम की यादें थीं, लेकिन उसके बेटे की आंखों के लिए सब कुछ अदृश्य लग रहा था। जब रॉबर्टो आखिरकार नीचे आया, तो मारिया ने देखा कि उसमें भी कुछ बदलाव आ गया था। उसने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह साफ जाहिर था कि अब वह वो लड़का नहीं रहा जिसे उसने अकेले पाला था, जिसने उससे कड़ी मेहनत और ईमानदारी का मूल्य सीखा था। वेनेसा सही कह रही है। हम यहाँ घर पर कुछ चीजों को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने तनावपूर्ण दूर से मुस्कुराकर कहा। आधुनिकीकरण? मारिया ने गले में अविश्वास भरते हुए दोहराया। बेटा, हम जो कॉफी हमेशा पीते हैं, उसमें क्या खराबी है? रॉबर्टो ने नजरें फेर लीं और धीरे से ताजा बना कप उठा लिया। कुछ नहीं मां, बस चीजें बदल जाती हैं। और इस तरह उनके बीच दूरी का पहला टुकड़ा बना। मारिया उस बेटे को देखती रही जिसे उसने इतनी मेहनत से पाला था। उन रातों को याद करती रही जब उसने बाहर से खाना बेचा था, दूसरों के लिए सिलाई की थी और उसके बिजनेस की पढ़ाई के लिए दिहाड़ी मजदूरी की थी। हर त्याग का हर पल अब उस व्यक्ति की उदासीनता में घुलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो अब वह बन चुका था। उन्होंने एक सौम्य अनुस्मारक देने की कोशिश की, लगभग एक प्रार्थना की तरह। रॉबर्टो, क्या आपको याद है जब आपने अपनी खुद की कंपनी का सपना देखा था और कहा था कि मैं पहली कर्मचारी बनूंगी? बेटे ने भावशून्य स्वर में कहा। मां, मैं तो बच्चा था, चल जाते हैं। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। वेनेसा एक खूबसूरत महंगे रेशमी कपड़े के साथ रसोई में प्रकट हुई और चुपचाप और बेरहमी से कह रही थी कि मारिया अब उसके बेटे की जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। रॉबर्टो पर अब एक शादीशुदा आदमी की जिम्मेदारियां हैं। वह अब सिर्फ अपनी मां के बारे में सोचकर नहीं जी सकता,
उसने सोची समझी मुस्कान के साथ कहा, और मारिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। रसोई, वो जगह जो दशकों से देखभाल और बातचीत का अड्डा थी, अब एक अलग थलग जगह बन गई थी। वेनेसा का हर हाव भाव, हर ठंडा शब्द मारिया के दिल में एक अदृश्य छुरा घोंप रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन हकीकत साफ थी। जिस प्यार ने उस घर को थामे रखा था, उसकी जगह सुविधा और स्वार्थ ने ले ली थी। वेनेसा डार्लिंग, मैं तुम दोनों के लिए केवल सबसे अच्छा चाहती हूं, मारिया ने कहा, उसकी छाती में बढ़ते डर के बावजूद। उसकी आवाज दृढ़ थी। मुझे पता है आंटी मारिया, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा मतलब समायोजन होता है, वेनेसा ने जवाब दिया। उसकी नकली मुस्कान अहंकार को दर्शा रही थी। जल्द ही यह बदलाव साफ जाहिर हो गया। यह घर 3 वयस्कों के लिए बहुत छोटा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? रॉबर्टो और मैं जल्द ही अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। यह खुलासा उसके दिल पर एक खामोश घूंसा था। वह घर जो उसे अपनी मां से विरासत में मिला था, जिसे मारिया ने अपनी पूरी मेहनत और पैसे से बनाने में मदद की थी, अब निष्कासन का आधार बन गया था। मारिया ने उस वाक्य में अपने पूरे जीवन का बोझ महसूस किया। वह घर जिसने उसकी रक्षा की थी, उसकी देखभाल की थी और उसे प्यार से भरा था, अब अस्वीकृति का स्थान बन गया था। रॉबर्टो आखिरकार बोला, लेकिन उसकी ठंडी और दूर की आवाज ने बातचीत की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। यह घर 5 साल से मेरे नाम पर है। क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने स्नातक किया था, तब हमने इसे हस्तांतरित कर दिया था? मारिया को याद आया। उसने उस पर पूरा भरोसा किया था, हर कागज पर उम्मीद और प्यार से दस्तखत किए थे। अब उस कागज की हर पंक्ति आरोप लगाने वाली लग रही थी, एक ऐसा जाल जो विश्वासघात को उजागर कर रहा था। रॉबर्टो, तुम इशारा कर रहे हो कि... उसने कहना चाहा, लेकिन उसने बिना किसी भावना के सीधे उसे बीच में ही रोक दिया। मैं कोई इशारा नहीं कर रहा मां, मैं सीधा कह रहा हूं। वेनेसा की मौजूदगी ने त्याग की भावना को और पुख्ता कर दिया। जिस बेटे को उसने पाला था, जिसे वह बचपन से जानती थी, वह अब अजनबी हो गया था। वेनेसा का हर हाव भाव, हर ठंडा शब्द, हर मिली भगत भरी खामोशी उस प्यार को बेबसी में बदल रही थी जो कभी प्यार था। मारिया ने शांत रहने की कोशिश की। रॉबर्टो, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैंने तुम्हें अकेले ही पाला है, और मैं इसके लिए आभारी हूं। उसने यंत्रवत बिना किसी भावना के उत्तर दिया। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं। मेरी प्राथमिकता मेरी पत्नी है। बहू अपने बेटे के हाथ में हाथ डाले, अधिकार और नियंत्रण का संकेत देते हुए पास आई। आंटी मारिया, यह कोई निजी बात नहीं है, बस आपकी पीढ़ी की महिलाओं के परिवार के बारे में विचार बहुत अलग है। रॉबर्टो को कुछ नया अलग विचार बनाने की जरूरत है। मैरी की आवाज कांप उठी। प्रेम, समर्पण, त्याग, निर्भरता के क्या विचार हैं? वेनेसा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। रॉबर्टो ने मुझे बताया था कि तुम हमेशा उसके लिए सब कुछ करती थी। एक बड़े आदमी के लिए यह ठीक नहीं है। मारिया ने अपने बेटे की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उस प्यार और त्याग की रक्षा करेगा जिसने उसे बनाया था। लेकिन वह बस नीचे देखता रहा, अपनी इतालवी कॉफी की चुस्कियां लेता रहा, जो दूरी और बदलाव का एक मौन प्रतीक था। मां, उसने अंततः कहा, उसकी ओर देखने में असमर्थ, आपको रहने के लिए कोई दूसरी जगह चुननी होगी। मारिया की दुनिया उसी पल ढह गई। 35 साल के उस बेटे के लिए अपना सब कुछ त्यागने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। अपने ही खून ने उसे घर से निकाल दिया। अविश्वास के साथ दर्द भी मिला हुआ था। रॉबर्टो, तुम गंभीर नहीं हो सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। हां, उसने जवाब दिया, और पहली बार उसने अपनी मां की आंखों में देखा, लेकिन जिन आंखों को वह जानती थी, उनमें उस लड़के का कुछ भी नहीं बचा था जिसे उसने पाला था। बस ठंडक, उदासीनता और टूटन।
खामोश रसोई अंत की शुरुआत की गवाह बन रही थी। उस सुबह उसने जो कॉफी इतने प्यार से बनाई थी, अब परवाह का प्रतीक नहीं रही। वह त्याग की याद दिला रही थी। उस प्यार की जगह सुविधा ने ले ली थी। सुबह गुजरती रही, लेकिन मारिया का दिल जम गया, यादों और विश्वासघात के खालीपन के बीच फंसा हुआ। और दर्शक हर हाव भाव, हर भाव और हर खामोशी को देखते हुए उस पीड़ा और आशंका को महसूस कर रहे थे जो आगे आने वाली थी। त्याग, संघर्ष और अस्तित्व की सच्ची कहानी। उस मनहूस सुबह के बाद का सन्नाटा मारिया की छोटी सी रसोई के लिए बहुत भारी लग रहा था। ताजी कॉफी की खुशबू अभी भी हवा में थी, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी या सुकून नहीं था। जो कभी प्यार, देखभाल और ममता का प्रतीक था, अब दूरी और तिरस्कार का प्रतीक बन गया था। मारिया को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा हो। उसकी सांसें अनियमित हो रही हों, मानो उसके बेटे का हर इशारा एक अदृश्य ब्लेड हो जो वर्षों के समर्पण की यादों को चीर रहा हो। उसने बात करने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि रॉबर्टो अब भी वही लड़का है जो आंगन में दौड़ता था, उसके साथ सब्जियां तोड़ना सीखता था और बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए कोमलता भरी थी। बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने शुरू किया। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन दर्द और लगभग बच्चों जैसी बेचैनी से भरी हुई थी। रॉबर्टो ने नजरें फेर लीं। सामने वाला आदमी अलग लग रहा था, दूर, हिसाब किताब रखने वाला, अपनी वजह से होने वाले दर्द से बेखबर। उसने ठंडे स्वर में कहा, मां, हम पहले भी इससे गुजर चुके हैं। तुम्हें यहां खुद को संभालना सीखना होगा। शब्द एक वाक्य की तरह गिरे। मारिया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, यह एक बहिष्कार था, एक भावनात्मक और शारीरिक अलगाव जो आजादी के नाम पर छिपा हुआ था। घर, जो हमेशा एक शरण स्थली रहा था, अब एक खामोश विवाद का क्षेत्र बन गया था, जहां हर चीज एक छिपे हुए आरोप को समेटे हुए लगती थी। पुराना सोफा, समय के साथ दागदार लकड़ी की मेज, धूप से मुरझाए पर्दे, सब उस घर की झलक दिखाते थे जिसे वह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब उसे ठुकरा रही थी। वेनेसा, जो हमेशा अपने बेटे के करीब रहती थी, बिल्कुल सही मौकों पर इस बहिष्कार को और पुख्ता करने के लिए प्रकट हुई। उसकी ठंडी मुस्कान, जिस तरह से उसने अपनी कुर्सी को अहंकार से ठीक किया, उसकी त्वरित कृपालु निगाहें, सब कुछ बता रहा था कि मारिया की वहां मौजूदगी अब स्वागत योग्य नहीं थी। आंटी मारिया, आपको इसकी आदत हो जाएगी। यही जिंदगी है, उसने कहा। हर शब्द तिरस्कार से भरा था, जो सलाह का मुखौटा था। मारिया अविश्वास से देख रही थी कि वही बेटा जो कभी उसे गले लगाकर सलाह मांगता था, अब उसके साथ है। उस जोड़े का हर इशारा मानो उसे याद दिलाने के लिए था कि उसका समय बीत चुका है। उसने धैर्य और गरिमा के साथ शांत रहने और कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्टो की ठंडक और वेनेसा के सूक्ष्म व्यंग्य ने उसकी हर कोशिश को दर्द में बदल दिया। जैसे जैसे दोपहर नजदीक आ रही थी, मारिया मेज पर बैठी रही, जमीन को घूरती रही, मानो उसे कोई जवाब मिल जाए। वह अपने परिवार के लिए बिताए सालों, मुश्किल वक्त में बिताए, अपने धैर्य, अपने बीमार बेटे की देखभाल में बिताई रातों की नींद और जिंदगी में बिना किसी पहचान के किए गए त्यागों के बारे में सोचने लगी। अब सब कुछ भुला दिया गया सा लग रहा था। एक कानूनी औपचारिकता बनकर रह गया था जिसने उनके घर को थामे रखने वाले प्यार और देखभाल को नकार दिया था। रॉबर्टो ने अपनी मां के प्रतिरोध को भांपते हुए मारिया को एक ऐसी जानकारी दी जिसकी उसने अपने बेटे से कभी उम्मीद नहीं की होगी। घर औपचारिक रूप से उसके नाम पर था। यह हस्तांतरण वर्षों पहले हुआ था, एक मां के अंधविश्वास का परिणाम, जिसे विश्वास था कि उसका बेटा सम्मान और आदर के साथ काम करेगा। मारिया का दिल बैठ गया। उस दस्तावेज की हर पंक्ति उसकी कमजोरी, खामोश विश्वासघात और गलत भरोसे के बोझ की याद दिला रही थी। उसने बहस करने की कोशिश की, मिन्नतें भी की, लेकिन कमरे की ठंडी हवा में उसके शब्द मानो खो गए। बेटा, तुम्हें पता है कि हमने एक सुरक्षित घर पाने के लिए कितनी मेहनत की है।
तुम्हें पता है कि इस घर को बचाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। रॉबर्टो ने गहरी सांस ली, मानो किसी जिद्दी बच्चे को संभाल रहा हो, और कहा, मां, वो तो बहुत समय पहले की बात है। अब चीजें बदल गई हैं। अब मेरी अपनी प्राथमिकताएं हैं। मारिया के गले में एक गांठ सी महसूस हुई, अविश्वास और गहरे दर्द का मिश्रण। यह विश्वास करना असंभव था कि वह आदमी जो उसकी देखरेख में पला बढ़ा था, न केवल उसके साथ बल्कि प्यार और सुरक्षा का प्रतीक, हर चीज के साथ इतनी बेरुखी से पेश आ सकता है। उसका हर शब्द मां और बेटे के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी करने वाली एक और ईंट की तरह था। वेनेसा छिपे संतोष के साथ यह दृश्य देख रही थी, पास आई और मानो सलाह दे रही हो, बोली, रॉबर्टो बस यही चाहता है कि सब कुछ ज्यादा व्यवस्थित हो जाए। आप समझती हैं आंटी मारिया, कभी कभी हमें सबके भले के लिए बदलाव स्वीकार करने की जरूरत होती है। मारिया को लगा जैसे उसका गुस्सा एक खामोश आग की तरह भड़क रहा है। यह सिर्फ उसके बेटे की ठंडक नहीं थी, बल्कि उसकी बहू की निराशा भी थी, जो दूसरों के दर्द में खुश होती दिख रही थी। वह सीधी होकर बैठ गई, एक गहरी सांस ली और दृढ़ता से बोली, बदलाव का मतलब विश्वासघात नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें प्यार से पाला है और अब उसका कोई मूल्य नहीं है। रॉबर्टो ने फिर नजरें फेर लीं, उस छिपे हुए आरोप को मानने से इनकार कर दिया। उसके हर हाव भाव, उसके हर ठंडे शब्द ने मारिया के इस एहसास को और पुख्ता कर दिया। अब वह घर का हिस्सा नहीं रही, अपने परिवार का हिस्सा नहीं रही। अकेलापन जो एक दूर की परछाई था, अब एक ठोस उपस्थिति के रूप में घर के हर कोने में छा गया था। दिन बीतता गया और मारिया ने घर को नई नजरों से देखना शुरू किया। हर कमरा प्यार और देखभाल की यादें बिखेरता हुआ लग रहा था, जो अब पहचान के अभाव से अलग था। शयन कक्षों की ओर जाने वाला संकरा गलियारा उसकी अपनी हाशिए पर होने की स्थिति को दर्शाता था। उसके बेटे का कमरा, जो बेदागा साफ और व्यवस्थित था, उस जीवन का प्रतिनिधित्व करता था जिस तक अब वह पहुंच नहीं सकती थी। हर वस्तु, हर तस्वीर, हर फर्नीचर एक कहानी समेटे हुए था, जो उस पल उसके बेटे की नजरों में बेमानी लग रही थी। उस रात का खाना खामोश, ठंडा, नजरें चुराने और अनकहे शब्दों का मिश्रण था। मारिया ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वेनेसा का हर हाव भाव, रॉबर्टो की जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं पर हर बेपरवाह टिप्पणी इस बात पर जोर दे रही थी कि अब उसका वहां कोई स्थान नहीं रहा। दशकों के संघर्ष और प्रेम का प्रतीक घर बहिष्कार और पीड़ा का मंच बन गया। रात के खाने के बाद रसोई साफ करते हुए मारिया को लगा जैसे उसके चेहरे पर खामोश आंसू बह रहे हों। यह दुख नहीं था, यह आक्रोश था, यह एहसास कि परिवार के लिए समर्पित उसका पूरा जीवन नकारा जा रहा था। उसकी जगह उदासीनता और सुविधा ने ले ली थी। जिस प्यार ने उनके घर को थामे रखा था, उसकी परीक्षा हो चुकी थी और उस पल वह हार गया था। जिस घर को बनाने में उसने मदद की थी, उसके सन्नाटे के बीच मारिया को एक बुनियादी बात का एहसास हुआ। यह लड़ाई सिर्फ एक भौतिक जगह के लिए नहीं थी, बल्कि सम्मान, पहचान और उन सभी चीजों की याद के लिए थी जो प्यार से की गई थीं। उसकी बहू का हर इशारा, उसके बेटे का हर शब्द इस बात को पुख्ता कर रहा था कि यह लड़ाई भावनात्मक, मौन और तीव्र होगी। भोर हो रही थी और मारिया अभी भी जाग रही थी। खिड़की पर बैठी अंधेरे आंगन और इधर उधर चोंच मारती मुर्गियों को देख रही थी। घर पर छाए तनाव से बेखबर वह गहरी सांसें ले रही थी, खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि विश्वासघात अजनबियों से नहीं बल्कि उन लोगों से हुआ है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इस मोड़ पर दर्शक अन्याय पर गुस्सा, मां की दया और यह देखकर निराशा महसूस करता है कि इंसानी रूखापन कभी-कभी सबसे शुद्ध प्रेम पर भी हावी हो सकता है। उस रात जब घर अंधेरे में शांत हो गया और खिड़कियों की दरारों से हवा फुसफुसा रही थी, मारिया समझ गई कि आगे का रास्ता अकेलापन भरा होगा। लेकिन उस सन्नाटे में भी प्रतिरोध का एक धागा था, आशा की एक चिंगारी थी जिसे वह बुझने नहीं देगी।
जो लड़ाई शुरू हो रही थी वह न केवल उसके बेटे के साथ हुए अन्याय के खिलाफ थी, बल्कि उस घर से बेदखल होने के उसके अपने दर्द के खिलाफ भी थी, जो दशकों से उसका धड़कता हुआ दिल था। और इस तरह नाटक का दूसरा अंक समाप्त होता है। मारिया, विश्वासघात का शिकार, अविश्वासी, फिर भी खड़ी उस घर को देख रही है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था, और अकेलेपन का बोझ महसूस कर रही है। वेनेसा का हर हाव भाव, रॉबर्टो का हर अस्वीकार, हर वह जगह जो कभी प्रेम का प्रतीक थी, अब त्याग की याद दिलाती है। कथा में डूबे दर्शक तनाव, अन्याय और हताशा को महसूस करते हैं। कहानी के खुलने और चरमोत्कर्ष के करीब आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सुबह का सन्नाटा रसोई के दरवाजे की चरमराहट से ही टूटा जब वेनेसा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक मध्यम आकार का सूटकेस था जो बहिष्कार के प्रतीकात्मक भार से भारी लग रहा था। मारिया निश्चल भाव से अपने हाथों में पकड़े उस सामान को देखती रही, मानो वह उसके जीवन में हुए सारे अन्याय का प्रतीक हो। उस सूटकेस के हर इंच में वर्षों का प्यार, समर्पण, रातों की नींद हराम करने वाले और खामोश त्याग भरे थे, जो अब कुछ ढेरों सामानों में सिमट गए थे। आंटी मारिया, वेनेसा ने संयमित लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह इसलिए लाई हूं ताकि आप अपना सामान पैक करना शुरू कर सके। आपके पास रविवार तक का समय है। मारिया का दिल बैठ गया। रविवार? सिर्फ 3 दिन? 3 दिन एक पूरी जिंदगी, 5 दशकों से भी ज्यादा के प्यार और संघर्ष की कहानी को पीछे छोड़ने के लिए। उसने बड़ी मुश्किल से निगला, अपने दिमाग में घूम रहे विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी। वैनेसा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी मां हूं। मैंने रॉबर्टो को अपने हाथों से पाला है, वह हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज अविश्वास और दर्द के बीच कांप रही थी। वेनेसा ने अधीरता से आह भरी, एक ऐसा भाव जो मारिया की आत्मा को और भी गहराई तक चुभ गया। मां। आंटी मारिया, ये कोई निजी बात नहीं है। बस रॉबर्टो को जगह चाहिए और तुम्हें यहां अपना ख्याल रखना सीखना होगा। ये घर अब सिर्फ हमारी यादें नहीं, हम दोनों का घर है। दुनिया बदल गई है। मारिया के गले में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश की। खुद का ख्याल रखना? अकेले 70 साल की उम्र में, बिना किसी के, ऐसी जगह जहां तुमने मेरे लिए कभी तैयारी करने की जहमत नहीं उठाई? रॉबर्टो, बेटा, जरा बताओ कि तुम ये नहीं चाहते। रॉबर्टो ने नजरें फेर लीं। उसकी आंखें कठोर और भावहीन थीं, मानो उसकी मां के हर शब्द बस बेमतलब की आवाज हों। सबका भला होगा मां, मैंने पहले ही कह दिया था। अब समय आ गया है कि तुम अपना ख्याल रखना सीखो। जमीन पर रखा सूटकेस त्याग का प्रतीक बन गया। मारिया उसके पास गई और उसे कसकर पकड़ लिया, मानो वह अपनी जिंदगी के उस टुकड़े को अपने अंदर समाहित कर रही हो जो उसकी उंगलियों से फिसलता हुआ सा लग रहा था। भावनात्मक भार, उसके दिल में बसे खालीपन के सामने उसका शारीरिक भार नगण्य था। वहां रखी हर चीज, साधारण कपड़े, कुछ दस्तावेज, पुरानी तस्वीरें, लगता था मानो दशकों के प्यार और समर्पण को समेटे हुए हों, जिनका अब उसके बेटे की नजर में कोई मोल नहीं था। मामला और भी बदतर हो गया जब उसकी पड़ोसी डोना कार्मेन की अप्रत्याशित उपस्थिति ने, जो गली में अजीबोगरीब आवाजें देखने आई थी, उसे और भी बदतर बना दिया। वह चुपचाप देखती रही। उसका चेहरा आश्चर्य और निराशा से भरा हुआ था। मारिया को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका अपमान अब सार्वजनिक हो गया था, और यह सब एक ऐसे व्यक्ति ने देखा था जो हमेशा उसका सम्मान करता था। मारिया, क्या यह सच है? डोना कार्मेन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। मारिया ने अपना दर्द निगल लिया और सिर हिलाया। आखिरकार उसके आंसू खुलकर बहने लगे। हाँ, ये सच है। वे मुझे घर से निकाल रहे हैं। सन्नाटा गहराता गया। वेनेसा शक्ति प्रदर्शन से प्रसन्न होकर चुपचाप मुस्कुराई, जबकि रॉबर्टो अपनी मां की नजरों से बचते हुए कठोर भाव बनाए रहा। उसके बेटे की ठंडक और बहू की संयमित संतुष्टि ने प्रतिरोध के किसी भी प्रयास को कुचल दिया। मारिया को लगा जैसे घर ही उसके खिलाफ साजिश रच रहा हो,
जिस घर को वह जानती थी उसे अस्वीकृति और त्याग के स्थान में बदल रहा हो। खेत की यात्रा जल्द ही शुरू हो गई। मारिया उस कार में सवार हुई जो रॉबर्टो ने उसे उधार दी थी, और उसके साथ सिर्फ उसका सूटकेस, कुछ निजी सामान और जीवन भर की यादें थीं जो वह पीछे छोड़ रही थी। 2 घंटे का खामोश सफर अंतहीन लग रहा था। वह खिड़की से बाहर देखती रही, शहर को धीरे धीरे गायब होते हुए। कच्ची सड़कों, जर्जर बाड़ों और वीरान खेतों ने अपनी ओर आते देखा। हर किलोमीटर का सफर उसे उसकी हर जानी पहचानी चीज से दूर ले जा रहा था और उसे एक अनिश्चित और एकाकी भविष्य के और करीब ला रहा था। खेत पर पहुंचकर वहां का दृश्य बहुत ही भयावह था। लोहे का दरवाजा जंग खाकर आधा गिर चुका था। ऊंची ऊंची झाड़ियां हर जगह फैल चुकी थीं, कमर तक पहुंच चुकी थी, और लकड़ी का घर जो कभी सफेद था अब धूसर हो गया था, छिल रहा था, और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जमीन की नमी में फफूंद और उपेक्षा की गंध घुल मिल गई थी। मारिया कार से उतरी। उसके घुटने कमजोर थे, उसकी आंखों में आंसू थे, और वह अपने आसपास के हर हिस्से में बहिष्कार का बोझ महसूस कर रही थी। रॉबर्टो ने बिना किसी औपचारिकता के ट्रंक खोला और उसका सूटकेस नीचे रख दिया। चाबी वहां उस चट्टान के नीचे है, उसने आंगन के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। कुआं पीछे है, वहां एक हैंडपंप है जो अभी भी काम कर रहा है, तुम ठीक हो जाओगी। मारिया को शरीर में उल्टी सी होने लगी। गुजारा कैसे करूं? किससे? यहां जो है उसी से। न बिजली है न पानी, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगी? रॉबर्टो ने घर में रखी पुरानी मेज पर 200 रैंडी डॉलर रख दिए और कहा, फिलहाल मैं यही कर सकता हूं, तुम अपनी आदत डाल सकते हो। उसके शब्दों की ठंडक मारिया की त्वचा में चुभ रही थी। जिस मां ने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था, जिसने अपने बेटे के पालन पोषण के लिए अपने शरीर और स्वास्थ्य का बलिदान दिया था, अब वह खुद को एक तुच्छ अस्तित्व में सिमटती हुई पा रही थी। उन लोगों की सोची समझी दानशीलता पर निर्भर जिनसे उसे प्यार करने की उम्मीद थी। जमीन पर फेंका गया सूटकेस मानो कचरा हो, उस पल में जीवन की स्थिति का एक स्पष्ट रूपक बन गया। एक पूरे इतिहास के अवशेष कुछ भौतिक वस्तुओं में सिमटकर उन लोगों की नजर में बेकार, जिन्हें कभी बिना शर्त प्यार मिला था। घर में घूमते हुए मारिया ने देखा कि हर कमरे में अतीत की गूंज थी। खाली और धूल से भरा बेडरूम अभी भी रखे हुए कपड़ों की पुरानी खुशबू से भरा था, लेकिन उसकी प्यारी यादों से अछूता था। जंग लगे बर्तनों और फफूंद लगी चादरों से ढके फर्नीचर वाली रसोई एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा रहने के लिए ही बहुत मेहनत और प्रयास की जरूरत थी। जंगली घास फूस से भरा बगीचा मानो उसकी दुर्दशा पर चुपचाप हंस रहा हो। त्याग का बोझ लगभग शारीरिक हो गया था। मारिया खिड़की पर बैठी धूसर आकाश को निहार रही थी, इस नई वास्तविकता को स्वीकार करने की शक्ति ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि आंगन में बेमतलब चोंच मारती हर पत्ती, हर मुर्गी उसके अकेलेपन की याद दिला रही थी। जिंदगी बस न्यूनतम रह गई थी, खाना, पानी और अस्थायी आश्रय। इन सबसे बढ़कर जो कुछ भी था, प्यार, पहचान, परिवार, उसे नकार दिया गया था। वह पड़ोसी जो पूरी यात्रा में मानसिक रूप से उसके साथ था, अब गायब हो गया था, लेकिन उसकी आलोचनात्मक नजर मारिया की यादों में बनी रही। हर बार जब वह आंखें बंद करती तो उसे डोना कारमेन का भाव दिखाई देता, जिसमें उसके बेटे की ठंडक और बहू का अहंकार मिला हुआ था, जिससे दर्द और भी गहरा हो जाता था। यह अपमान भावनात्मक होने के साथ साथ सामाजिक भी था। वह अपने ही खून के लोगों द्वारा असहाय, अकेली और परित्यक्त के रूप में उजागर हो गई थी। खेत पर पहले दिन मारिया ने जमीन का जायजा लेना शुरू किया। ऊंची घास लगभग अगम्य थी और घर की सफाई और मरम्मत की जरूरत थी, जो अकेले असंभव लग रहा था। हर शारीरिक प्रयास कीचड़ और झाड़ झंखाड़ के बीच से गुजरता हर कदम उसे याद दिला रहा था कि वह जो जिंदगी जानती थी वह छिन गई है और उसकी जगह संघर्ष, अकेलेपन और हताशा ने ले ली है। खेत पर रात तेजी से छा गई।
अपने साथ कड़ाके की ठंड और लगभग पूरा अंधेरा लेकर। मारिया रसोई के फर्श पर बैठ गई। उसका सूटकेस बगल में खुला था और वह अपना सामान फिर से व्यवस्थित करने लगी। हर चीज जो वह हटाती मानो उससे कुछ कह रही हो। धूप भरे दिनों की यादें, परिवार की हंसी, घर का वो एहसास जिसे खोने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। न गले मिलने वाला, न सांत्वना के शब्द, बस ठंडी हवा और जो कुछ हुआ था उसकी यादें। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता भारी थी। अकेलापन पूरी तरह से व्याप्त था। रॉबर्टो की भावनात्मक दूरी और वेनेसा की प्रभावशाली उपस्थिति ने सुलह की किसी भी उम्मीद को महज एक कल्पना में बदल दिया। त्याग का दर्द सिर्फ शारीरिक अनुपस्थिति तक सीमित नहीं था। यह एक व्यवस्थित शीतलता थी, एक मौन अस्वीकृति जिसने आत्मा को क्षत विक्षत कर दिया। मारिया को असुरक्षित और हताश बना दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए मुर्गियों को चोंच मारते और खरपतवारों को जमीन पर कब्जा करते देखकर मारिया को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। जिस ममता ने उसे परिभाषित किया था, उसकी जगह सुविधा और स्वार्थ ने ले ली थी। अपने बेटे के लिए उसने जो भी परवाह की थी वह सब मिट गई थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। और उस बर्फीले सन्नाटे में, जंगल और खंडहर हो चुके घर के बीच, मारिया को घोर अकेलेपन का एहसास हुआ। अब न घर था, न परिवार जो उसका स्वागत करे, न ही कोई मानवीय गर्मजोशी। त्याग की ठंडक, विश्वासघात का दर्द और नए सिरे से जिंदगी बनाने की जरूरत। उस सर्द सुबह खेत में सन्नाटा छाया रहा। मारिया अभी भी परित्याग और थोपे गए एकांत से हिल रही थी। धीरे धीरे मैदान में चल रही थी और हर कदम ऊंची घास पर महसूस कर रही थी, जो खरपतवारों और छोटी झाड़ियों से उलझी हुई थी। कमजोर और पीला सूरज बादलों के धूसर आवरण को भेदने की कोशिश कर रहा था, जिससे उपेक्षित जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। बेबसी का एहसास अभी भी भारी था, लेकिन उसके भीतर कुछ जागने लगा था। एक खामोश ताकत, प्रतिरोध की एक वृत्ति जो उसे हार न मानने के लिए प्रेरित कर रही थी। घर के किनारे किनारे चलते हुए उसकी नजर बरामदे के फर्श पर पड़े एक ढीले तख्ते पर पड़ी। किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा था। लकड़ी कुछ अलग लग रही थी, एक कोने से थोड़ी ज्यादा घिसी हुई, मानो जानबूझकर कमजोर हो। उत्सुकतावश मारिया घुटनों के बल बैठ गई और तख्ते को खींचने लगी। उसे एहसास हुआ कि फर्श के तख्तों के नीचे एक छिपा हुआ कोठा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और डर और आशंका का मिला जुला एहसास उसके सीने में भर गया। बड़ी मुश्किल से वह तख्ती को पूरी तरह से उठा पाया और उसे धूल और मकड़ी के जाले से ढका एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। धूल में मिली पुरानी लकड़ी की गंध ने उसे बीते दिनों की यादें ताजा कर दी। उस घर की जो उसने अपने दिवंगत पति जोआओ के साथ मिलकर प्यार से बनाया था। उसके कांपते हाथों ने बक्सा खोला तो उसमें पुराने कागज, पुराने टिकटों वाले लिफाफे और एक जबरदस्ती रखी हुई वसीयत निकली। दस्तावेजों को छूते ही मारिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हर पन्ना उस पति की उपस्थिति से कंपन करता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसने अपनी मृत्यु के बाद भी उसे प्यार और सुरक्षा दी थी। धीरे धीरे उसने पत्र पढ़ना शुरू किया और जोआओ के निजी और मार्मिक संदेश पाए, जिनमें अपनी पत्नी और परिवार की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसकी चिंता का वर्णन था। हर शब्द में प्रेम, देखभाल और पूर्व चिंतन झलक रहा था, मानो उसे पता था कि एक दिन मारिया को विश्वासघात और कृतज्ञता से सुरक्षा की आवश्यकता होगी। सावधानीपूर्वक हस्ताक्षरित और पंजीकृत वसीयत में यह स्पष्ट किया गया है, पूरी संपत्ति, जिसमें वह घर भी शामिल था जो अब परित्याग और बहिष्कार का क्षेत्र बन गया था, केवल मारिया की थी शुरुआती सदमा जल्द ही अविश्वास और आशा के मिश्रण में बदल गया। उसने जो अन्याय सहा था, अपने बेटे की बेरुखी, अपनी बहू का अहंकार और थोपा हुआ अकेलापन, उसे बदला जा सकता था। जोआओ का संरक्षण मृत्यु से भी बढ़कर था, जिसने मारिया को अपना जीवन वापस और उससे जो छीना गया था उसे वापस पाने का दूसरा मौका दिया। मारिया बरामदे में बैठी थी,
चिट्ठियां और वसीयतनामा सीने से लगाए राहत के आंसू दुख के आंसुओं के साथ मिल रहे थे। त्याग दिए जाने के बाद पहली बार उसे बिना शर्त प्यार, सच्ची परवाह का एहसास हुआ, जिसे इंसानी स्वार्थ मिटा नहीं सकता था। जर्जर घर, उगे हुए खरपतवार और अकेलेपन की ठंड अब इतनी दुर्गम नहीं लग रही थी। उम्मीद थी। हताशा की जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। मारिया जानती थी कि उसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। उसने अपने पुराने फोन का सहारा लिया, जिसकी बैटरी अभी भी चार्ज थी, और संपत्ति के मामलों के विशेषज्ञ एक वकील से संपर्क करना शुरू कर दिया। हर कॉल ने उसके उद्देश्य को और मजबूत किया। हर परामर्श ने उसके बेटे द्वारा किए गए हस्तांतरण को रद्द करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां सुझाईं। वकील के जवाब का इंतजार करते हुए मारिया ने घर की ओर व्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसने घर के आसपास की झाड़ियां साफ की, धूल झाड़ी और मकड़ी के जाले हटाए, और महसूस किया कि देखभाल का हर काम उसे अपनी जिंदगी के पुनर्निर्माण के और करीब ले आया। प्रतीकात्मकता स्पष्ट थी। वही जगह जो पहले परित्याग और अपमान का स्थल थी, अब उसके पुनर्जन्म का स्थल बन गई। हर साफ की गई ईंट, हर मरम्मत किया गया दरवाजा और बहाल किए गए फर्श का हर टुकड़ा इस बात की पुष्टि कर रहा था कि दर्द से भी जिंदगी को फिर से बनाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद वकील एक ब्रीफकेस में दस्तावेजों से भरा हुआ, गंभीर लेकिन उत्साहजनक भाव लिए हुए आया। वसीयत और मारिया के वैध स्वामित्व के प्रमाणों का विश्लेषण करने के बाद उसने पुष्टि की, उसके बेटे द्वारा किया गया हस्तांतरण कानूनी रूप से अमान्य था। न्याय मारिया के पक्ष में था। उसका बेटा, जो खुद को उस चीज का मालिक समझता था जो उसकी नहीं थी, अब अपनी ही उदासीनता और स्वार्थ के परिणाम भुगतने वाला था। जीत के एहसास ने राहत के आंसू तो बहाए ही, साथ ही आत्मचिंतन के भी। मारिया समझ गई कि उसने जो कष्ट सहे थे वे व्यर्थ नहीं थे। दर्द, अकेलेपन और अपमान ने उसे लचीलापन, शक्ति और गरिमा सिखाई थी। सच्चा प्रेम, जो जीवन से परे होता है, अब न्याय और मुक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उनके बेटे रॉबर्टो को जब पता चला कि अब वह संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होने लगा। अहंकार की जगह निराशा ने ले ली और उदासीनता की जगह आक्रोश। वेनेसा, जो उसकी क्रूरता में उसका साथ देती थी, उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उस रिश्ते को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है जिसमें शक्ति और प्रतिष्ठा का ह्रास हो रहा है। उसका बेटा अकेला था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले मारिया थी। ईश्वरीय न्याय मौन और अटल प्रकट हो रहा था। उसने जो बुराई बोई थी वह वापस लौट रही थी, यह दर्शाते हुए कि स्वार्थी और क्रूर कर्म बिना परिणाम के नहीं होते। दूसरी ओर मारिया को जीत का भार तो महसूस हुआ, लेकिन साथ ही खुद से सुलह का सुकून भी मिला। संपत्ति अब सचमुच उसकी थी, सिर्फ कानूनी अधिकार से नहीं, बल्कि इस मान्यता से कि जिंदगी विकल्पों से बनी है और गरिमा कोई भी नहीं छीन सकता। पीढ़ियों से चला आ रहा प्यार जोआओ का मारिया के लिए आखिरकार असली और ठोस सुरक्षा में बदल गया। यह दर्शाता है कि न्याय तब भी मिल सकता है जब दुनिया बंद और अन्यायपूर्ण लगे। अगले कुछ दिनों में मारिया ने खेत पर अपने जीवन को नए सिरे से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, अब एक अलग ऊर्जा के साथ। उसने छोटे छोटे सब्जियों के बगीचे लगाए, मुर्गियों के दड़बों की देखभाल की, धीरे धीरे घर का जीर्णोद्धार किया, और सबसे बढ़कर उसे एक आंतरिक शांति का अनुभव हुआ जो उसने अपने पति के निधन के बाद से कभी अनुभव नहीं की थी। उसका हर रोज का काम, हर छोटा मोटा काम एक अर्थ से भर गया था। अब वह अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर प्रेम और न्याय की वह शक्ति थी जो मानवीय क्रूरता से भी बढ़कर थी। छिपे हुए बक्से की खोज के साथ शुरू हुए मुक्तिदायक मोड़ ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। चरमोत्कर्ष के अकेलेपन और परित्याग ने आशा और पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। दर्शक, जिसने मारिया के साथ दर्द और लाचारी का अनुभव किया था, अब राहत और गहन संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। न्याय ने न केवल अन्याय को सुधारा,
बल्कि सार्वभौमिक मूल्यों की भी पुष्टि की। ईमानदारी, निष्ठा और सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थ और क्रूरता से पराजित नहीं होते। अंत में मारिया बरामदे में बैठी रही, जोआव का पत्र पकड़े सुबह की हवा का आनंद लेती रही और बादलों से घिरे आकाश में सूरज को ढलते हुए देखती रही। उस पल में कुछ जादुई था। इतने दर्द के बाद भी जिंदगी को फिर से बनाया जा सकता था। मिट्टी का हर फावड़ा, हर पुरानी ईंट, अपने हाथों से बनाया हर खाना एक तरह से मुक्ति का प्रतीक था। जिस मां को धोखा दिया गया था और जिसे छोड़ दिया गया था, उसने अब अपनी जगह, अपनी गरिमा और अपनी कहानी वापस पा ली है, यह साबित करते हुए कि न्याय, चाहे कितना भी देर से क्यों ना हो, हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। पत्र और वसीयत का प्रतीक कथा के सार के रूप में स्थापित हो गया। सच्चा प्रेम समय, मृत्यु और कृतज्ञता से परे होता है। यूहन्ना अपनी अनुपस्थिति में भी मरियम की रक्षा करता रहा, उसे सत्य की जीत के लिए मार्गदर्शन देता रहा। और ईश्वरीय न्याय चुपचाप उस पुत्र के उस पर से नियंत्रण खोने में प्रकट हुआ जो कभी उसका था ही नहीं, जिसने पीड़ा के चक्र को समाप्त कर दिया और शांति और पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। परित्याग, पारिवारिक उदासीनता और क्रूर अलगाव की पीड़ा झेलने के बाद दर्शकों को अब राहत, आशा और न्याय की गहरी अनुभूति हुई। पटकथा, जिसने दर्द को गहराई और भावनात्मक रूप से दर्शाया था, मुक्ति के अपने चरम पर पहुंच गई, जिसने अंतिम दृश्य के लिए मंच तैयार किया। निष्कर्ष, जहां मारिया को अंततः शांति मिलती है, जीवन के साथ पुनः जुड़ाव मिलता है और समय के न्याय में अपनी गरिमा और विश्वास की पुनः प्राप्ति के माध्यम से पीड़ा का शमन होता है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। आसमान सुनहरे और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था, जबकि हल्की देहाती हवा घर के आसपास के ताजा छोटे हुए पेड़ों और फूलों की क्यारियों को सहला रही थी। मारिया, जो अब 70 वर्ष की हो चुकी थीं, उस पत्थर के रास्ते पर लगातार चल रही थीं जो पुनर्निर्मित घर की ओर जाता था। बिछाया गया हर पत्थर, मरम्मत किया गया हर दरवाजा, बदली गई हर टाइल एक ऐसी महिला की कहानी बयां कर रही थी जिसने दर्द, अकेलेपन और अन्याय पर काबू पाकर न केवल एक भौतिक स्थान बल्कि अपना जीवन भी फिर से बनाया था। खेत, जो कभी उसके बेटे के त्याग और क्रूरता का प्रतीक था, अब शांति, देखभाल और संतुलन का प्रतीक था। पौधों की गहरी हरियाली उस कठोर सर्दी के विपरीत थी जो उसने झेली थी, और पक्षियों का गीत उस महिला की हर मौन उपलब्धि का जश्न मनाता प्रतीत हो रहा था जिसने दुख को शक्ति में बदलना सीख लिया था। बरामदे में प्रवेश करते हुए मारिया ने अपने पति जोआव के पत्र को नाजुक ढंग से थामे रखा। अपनी उंगलियों के बीच पुराने कागज की बनावट और पुरानी लकड़ी की खुशबू को महसूस किया जो अभी भी बनी हुई थी। उस दस्तावेज में पढ़ा गया प्रत्येक शब्द प्रेम, सुरक्षा और निष्ठा की याद दिलाता था। यह याद दिलाता था कि उसकी अनुपस्थिति में भी जोआव अभी भी मौजूद था, मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा था। रॉकिंग चेयर पर बैठकर उसने घर का जायजा लिया, हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया। ताजी साफ की गई खिड़कियों से आती धूप, पालतू घास फूस और अच्छी तरह से देखभाल किए गए सब्जियों के बगीचे, मुर्गियों का बाड़ा और उसमें आजाद घूमते स्वस्थ पक्षी। हर चीज उस देखभाल और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब थी जो दुख ने उसके अंदर जगाया था। मारिया ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी आवाज भावनाओं से रूधी हुई। प्रतीक पेड़ों में से आती रोशनी की हर किरण उस पुनर्स्थापित पवित्रता, अन्याय और परित्याग के बावजूद अक्षुण्ण रहे विश्वास और जीवन की प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी आशा का संदेश दे रही थी। आसपास की प्रकृति मानो दया और दृढ़ता की विजय का उत्सव मना रही थी। मारिया ने गहरी सांस ली, ताजी हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस किया, मानो हर सांस डर, दर्द और अकेलेपन के अवशेषों को धो रही हो। खेत का पुनर्निर्माण मारिया के अपने हृदय के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक था। वह महिला जिसे पहले कमतर, उपेक्षित और अपमानित थी, चुपचाप रहते हुए भी तुमने मेरी परवाह की, जोआव। हवा में फुसफुसाते ये शब्द मानो जीवन भर के प्रेम, समर्पण और अब मुक्ति का भार लिए हुए थे।
दर्शकों ने, जिन्होंने मारिया की यात्रा के हर कदम का अनुसरण किया था, क्रूर परित्याग से लेकर खेत के एकांत तक, इच्छा शक्ति की खोज से लेकर न्याय की बहाली तक, भावनाओं को पर्दे पर उमड़ते हुए महसूस किया और इस कठिन परीक्षा के बाद उभरे पुनर्जन्म की सुंदरता को महसूस किया। ग्रामीण इलाकों में भोर का नजारा सिर्फ एक सौंदर्यपूर्ण दृश्य नहीं था, यह एकाएक नए चक्र का किया गया था। अब अपनी जगह, अपनी गरिमा और अपनी कहानी की मालिक थी। हर रोज का काम, नाश्ता बनाना, बगीचे की देखभाल करना, मुर्गियों को खाना खिलाना, एक जीवंत ध्यान बन गया, एक अनुस्मारक कि गहरे आघात के बाद भी जीवन को बहाल किया जा सकता है। मारिया ने दिखाया कि सच्चा प्यार अन्याय के साथ नहीं मरता। यह लचीलेपन, विश्वास और समय के न्याय के माध्यम से प्रकट होता है। बगीचे में टहलते हुए मारिया को उस देखभाल और ध्यान के निशान दिखाई दिए जो उसने अपनी संपत्ति पर लगाए थे। ध्यान से लगाए गए फूल, सुव्यवस्थित पत्थर का रास्ता और सामंजस्यपूर्ण ढंग से काटे गए पेड़, हर विवरण अतीत के त्याग और क्रूरता पर एक मौन विजय था। यह इस बात का प्रमाण था कि समर्पण और सच्चा प्रेम किसी भी विपत्ति को पार कर सकता है, दर्द को सुंदरता में और उदासी को आशा में बदल सकता है। क्षितिज पर सूरज और ऊंचा उठ रहा था, पूरी संपत्ति को रोशन कर रहा था और एक शांत और भव्य परिदृश्य प्रकट कर रहा था। मारिया बरामदे में वापस बैठ गई, इस बार एक शांत भाव के साथ उस जगह के बारे में सोच रही थी जिसे उसने अपने हाथों से और उस प्रेम की शक्ति से फिर से बनाया था जो कभी नहीं मरा। वह सन्नाटा जो कभी डराने वाला था, अब सुकून देने वाला था, मुक्ति का सन्नाटा। उसके मन में विश्वासघात, त्याग और अपमान के प्रसंग गायब नहीं हुए, बल्कि एक नया परिप्रेक्ष्य ग्रहण कर गए। वे सबक थे, लचीलेपन के संकेत थे और परीक्षाएं थीं जो उसकी आंतरिक शक्ति को उजागर करती थीं। बेटा, जिसने अपनी ही मां को त्याग दिया था, अब न्याय और सत्य की पुनर्स्थापना के सामने खुद को शक्तिहीन पा रहा था। बहू, जो पहले मारिया की कमजोरी पर हंसती थी, अब भी पीछे हट गई थी, उस महिला की ईमानदारी और ताकत का सामना करने में असमर्थ, जिसे उसने कभी कम करके आंका था। दर्शकों को मारिया के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि उनकी यात्रा सिर्फ संपत्ति या कानूनी न्याय के बारे में नहीं थी, बल्कि मान, विश्वास और आशा की पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण का प्रत्येक संकेत, हवा में फुसफुसाया गया प्रत्येक शब्द, भोर की प्रत्येक झलक एक शक्तिशाली संदेश देती थी। समय पूर्ण न्यायाधीश है और सत्य, चाहे छिपा हुआ हो, हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। जॉन का पत्र अब बरामदे की मेज पर सावधानी से रखा गया था। प्रेम का स्थायी प्रतीक जो मृत्यु से परे है, यह याद दिलाता है कि सुरक्षा, देखभाल और सच्चा स्नेह कभी कम नहीं होता। मारिया ने पत्र को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें, हालांकि वर्षों और दर्द से भरी थीं, फिर भी आशा की किरण से चमक उठी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मारिया ने कॉफी बनाना शुरू कर दिया, एक साधारण लेकिन अर्थपूर्ण काम। यह अब सिर्फ एक दिनचर्या नहीं रह गई थी, यह उसकी स्वायत्तता, उसके जीवन के पुनर्निर्माण और क्रूरता व उपेक्षा पर दया और दृढ़ता की जीत का प्रतीक था। ताजी कॉफी की सुगंध देहाती हवा में घुल मिलकर शांति, सुरक्षा और संतुष्टि का माहौल बना रही थी। यह दृश्य पूर्णतः भोर के साथ पूरा हुआ। सुनहरी रोशनी खेत के हर कोने को रोशन कर रही थी, जो पुनर्निर्मित फर्नीचर और साफ सुथरी खिड़कियों पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और अंधकारमय अतीत और उज्ज्वल वर्तमान के बीच के अंतर को उजागर कर रही थी। मारिया ने क्षितिज की ओर देखा और एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि जीवन ने उसे न केवल दूसरा मौका दिया है, बल्कि प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ और उस प्रेम की स्मृति के साथ जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से जीने का अवसर भी दिया है। इस क्षण दर्शकों को लगता है कि कथा का पूर्ण रूपांतरण त्याग और अत्यधिक पीड़ा से लेकर पुनर्स्थापना और न्याय तक, अंतिम चरण केवल एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक विजय है। मुक्ति का मौन अतीत के किसी भी अन्यायपूर्ण विलाप से कहीं अधिक प्रबल है। यह दर्शाता है कि विश्वास, प्रेम
और दृढ़ता में मानवीय विपत्तियों पर वास्तविक शक्ति है। जैसे जैसे भोर गहराती जा रही है, मारिया बरामदे में खड़ी है, जोआओ का पत्र पकड़े हुए। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर आने देती है, हर किरण को एक मौन आलिंगन की तरह महसूस करती है, इस बात की पुष्टि कि सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया है। उसका घर, उसका जीवन, उसका दिल और उसका विश्वास। दृश्य का हर विवरण प्रतिबिंबित करता है आशा, क्षमा और ईश्वर से पुनः जुड़ाव, यात्रा को एक महाकाव्य, भावनात्मक और गहन प्रेरणादायक तरीके से समाप्त करना। कहानी का अंत मैरी के क्षितिज की ओर देखने, उसके बालों को हल्की हवा में उड़ाने और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट के साथ होता है, जो पुनर्स्थापित शांति का प्रतीक है। संदेश स्पष्ट है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, न्याय अपरिहार्य है और जीवन हमेशा पुनर्निर्माण का अवसर प्रदान करता है, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए। ग्रामीण इलाकों में भोर का प्रतीक है नया चक्र, पवित्रता बहाल हुई और विश्वास जो मानवीय पीड़ा के सामने अडिग रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सबसे प्यारे इंसान ने आपको धोखा दिया हो तो आप क्या करेंगे? न्याय और समय किस हद तक उस चीज को बहाल कर सकते हैं जो नष्ट हो चुकी है? यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और प्रेम, न्याय और विजय पर चिंतन को प्रेरित किया है, तो अपनी टिप्पणी छोड़ दें। पसंद इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। सदस्यता लेन चैनल पर और अधिक प्रेरक कहानियां देखें जो विश्वास, साहस और लचीलेपन को प्रेरित करती हैं।